नमस्कार, मैं डॉक्टर सुनील जादव द्वितीय वर्ष के तीसरे सत्र में इस ऑनलाइन कक्षा में मैं आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का परिचय यहाँ हम देख रहे हैं। बहुआयामी इतिहासकार, आलोचक, उपन्यासकार, निबंधकार तथा हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी बहुभाषाविद आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म सन 1907 में बलिया जिले के दूबे छपरा नामक गांव में हुआ था। आपका मृत्यु 19 मई 1979 में हुआ। आपके पिता का नाम श्री अनमोल द्विवेदी और मां का नाम श्रीमती ज्योति द्विवेदी था। आपकी आरंभिक पढ़ाई संस्कृत में हुई थी और यही कारण था कि आगे चलकर आपने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ज्योतिष शास्त्र और फिर साहित्य में आचार्य की उपाधि प्राप्त की। सन 1940 में हिंदी और संस्कृत के अध्यापक के रूप में आपने शांति निकेतन में कार्य किया है। वहाँ शांति निकेतन में चले गए और वहाँ वे अध्यापक रूप में कार्य उन्होंने किया। यहाँ रविंद्रनाथ टैगोर जी का सानिध्य प्राप्त हुआ और यहाँ एक अच्छी बात हम देखने मिलते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर से वे इतने प्रभावित हो गए कि उन्होंने एक तो उनका साहित्य का तो अध्ययन किया, साथ ही साहित्य से रूबरू होने का मौका मिला और साहित्य में लेखन कार्य जो है उनका और भी आगे बढ़ता चला गया। 1956 में आप काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में अध्यक्ष रूप में नियुक्त हुए थे। बाद में कुछ समय तक वो पंजाब विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग अध्यक्ष के रूप में भी कार्य करते रहे। 1949 में लखनऊ विश्वविद्यालय ने आपको डिलीट उपाधि से सम्मानित किया। भारत सरकार ने आपको पद्म विभूषण की उपाधि भी दी और हिंदी साहित्य परिषद प्रयाग की ओर से आपको मंगला प्रसाद पारितोषिक से भी सम्मानित किया गया। आइए हम उनकी प्रमुख रचनाओं का यहाँ पर अध्ययन करते हैं। आपने साहित्य का इतिहास लिखा, निबंध संग्रह लिखे, निबंध लिखे, उपन्यास लिखे और आलोचना लिखी। जैसे मैंने परिचय करवाते समय ही कहा कि वे बहुआयामी प्रतिभा संपन्न रचनाकार है। वे एक साथ निबंधकार है, उपन्यासकार है, आलोचक है और इतिहासकार भी है। यहाँ इतिहास के क्षेत्र में आप देखते हैं कि साहित्य इतिहास आपने लिखा है। हिंदी साहित्य की भूमिका उन्होंने 1940 में लिखी। 1952 में आपने हिंदी साहित्य का आदिकाल नामक पुस्तक लिखा है। दोनों भी किताबें बड़ी लोकप्रिय हुई, आज भी लोकप्रिय है। आपके निबंध संग्रह बड़े लोकप्रिय निबंध, जिन यहाँ निबंधों के शीर्षक दिखाई दे रहे हैं आपके, इस शीर्षक के निबंध भी बड़े लोकप्रिय रहे हैं। पाठ्यक्रमों में समय समय पर इसे रखा गया है, जिनमें अशोक के फूल है जो 1948 में यह प्रकाशित हुआ। 1951 में कल्पलता नामक निबंध संग्रह प्रकाशित हुआ। 1954 में विचार और वितर्क, 1959 में विचार प्रवाह, 1964 में कुटज और 1972 में आलोक पर्व नामक निबंध प्रकाशित हुए। अब इन सभी निबंधों की खासियत आप देख सकते हैं। ये सांस्कृतिक, सामाजिक, ऐतिहासिक, ऐसे विभिन्न विषयों को लेकर जो है ये निबंध यहाँ पर लिखे गए हैं। उपन्यासों में हम देखते हैं बाणभट्ट की आत्मकथा जो 1937 में लिखी गई, जो सामाजिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक के क्षेत्र में यह उपन्यास आता है।
इसी प्रकार के सामाजिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक उपन्यासों में चारू चंद्रलेख आता है जो 1963 में लिखा गया था। 1973 में पुनर्नवा लिखा गया था और 1976 में अनामदास का पोथा लिखा गया था। आलोचना में हम देखते बहुत सारी आलोचनात्मक कृतियां आपने लिखी है। कहीं आप आलोचना के क्षेत्र में साहित्य को लेकर लिख रहे हैं, तो कहीं साहित्यकारों को लेकर लिख रहे हैं, किसी प्रसिद्ध रचना को लेकर आप आलोचना कर रहे हैं। तो इस प्रकार की आलोचना हमें यहाँ दिखाई देती है। तो कहीं संप्रदाय, कहीं धर्म को लेकर भी आपकी आलोचनाएं दिखाई देती है। तो सूर साहित्य जो 1936 में लिखा गया था, जो सूरदास के साहित्य पर यह आलोचना लिखी गई थी। बाद में प्राचीन भारत में कलात्मक विनोद जो 1940 में लिखा गया था, इसे हम ऐतिहासिक भी कह सकते हैं और आलोचनात्मक भी कह सकते हैं। कबीर नाम से लिखा, जो संत कबीर है, आलोचनात्मक पुस्तक है, 1942 में लिखी। नाथ संप्रदाय, जो संप्रदाय पर लिखा गया था 1950 में। आधुनिक हिंदी साहित्य पर विचार नामक 1949 में, और साहित्य का मर्म नामक किताब जो है 1949 में प्रकाशित हुई। मेघदूत एक पुरानी कहानी जो 1957 में आपने इस पर आलोचना लिखी है। कालिदास की मेघदूत का नाम आपने सुना, जो संस्कृत में लिखा गया था। उसी मेघदूत पर जो है यहाँ आपने आलोचना लिखी है, जिसका शीर्षक हम देखते हैं कि मेघदूत एक पुरानी कहानी। बाद में हम देखते हैं लालित्य मीमांसा जो 1962 में लिखी गई। साहित्य सहचर नामक 1965 में लिखा गया। कालिदास की लालित्य योजना जो 1967 में लिखी उन्होंने। कालिदास के साहित्य में किस प्रकार से लालित्य योजना हमें दिखाई देती है, उस पर आपने विस्तार से एक आलोचनात्मक ग्रंथ ही लिख दिया था, जिसका नाम आपने रखा था कालिदास की लालित्य योजना। उसी प्रकार मध्यकालीन बोध का स्वरूप जो 1970 में लिखी गई रचना है। 1971 में आलोक पर्व लिखा। फिर संक्षिप्त पृथ्वीराज रासो जो 1957 में लिखा, जो जिसे हम ऐतिहासिक साहित्य का इतिहास के अंतर्गत भी इसे रख सकते हैं और आलोचना के अंतर्गत भी रख सकते हैं। पृथ्वीराज चौहान को कौन नहीं जानता है, उसी पृथ्वीराज चौहान पर जो किताब लिखी गई थी पृथ्वीराज रासो, उसी पृथ्वीराज रासो जो आदिकाल में लिखी गई थी, उसी किताब पर जो है उसका संक्षिप्त रूप हमें यहाँ दिखाई देता है, जो यहाँ आलोचनात्मक ढंग से लिखा गया था। उसी प्रकार से संदेश रासक नामक पुस्तक जो 1960 में उन्होंने यहाँ आलोचनात्मक ढंग से लिखी है। मृत्युंजय रविंद्र 1970 में, और महापुरुषों का स्मरण नाम से 1977 में आपने ये रचना लिखी है। आइए अब हम आपके साहित्य, उनके निबंधों के जो वर्ण विषय है, उनके साहित्य में जिन जिन विषयों का उन्होंने प्रयोग किया है, उनके निबंधों में, आलोचना में जो भी उन्होंने लिखा है, यहाँ पर जिन विषयों का उन्होंने प्रयोग किया है, उन विषयों का यहाँ अध्ययन हम करते हैं। आपके साहित्य का जब हम अध्ययन करते हैं तो आप देखते हैं कि इसमें भारतीय समाज हमें दिखाई देता है, भारतीय संस्कृति दिखाई देती है, भारतीय इतिहास, भारतीय साहित्य का इतिहास, खासकर हिंदी साहित्य का इतिहास दिखाई देता है। ज्योतिष शास्त्र को लिखा है। साहित्य को, जैसे मैंने अभी कहा, साहित्य को, हिंदी साहित्य को लेकर लिखते हैं आप। कभी कबीर के साहित्य को, कभी सूर के साहित्य को, कभी नाथ के साहित्य को, कभी संदेश रासक को, कभी पृथ्वीराज रासक को लेकर लिखते हैं। विविध धर्मों संप्रदाय का विवेचन भी आपने किया, जैसे नाथ संप्रदाय का विवेचन आपने किया। तो इस प्रकार से सामाजिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक जो रचनाएं, उसमें जो विषय है वो विषय हमें दिखाई देता है। कुटज नामक जो उनका उपन्यास है, जैसे कि अभी हमने यहाँ देखा था, ये जो अशोक के फूल है, कल्पलता, विचार वितर्क, विचार प्रवाह, कुटज, आलोक पर्व, ये सामाजिक और सांस्कृतिक विषयों को लेकर चलने वाले ये निबंध हमें दिखा देते। वहीं बाण भट्ट की आत्मकथा को भी लेकर मैंने कहा था कि ये सामाजिक है, सांस्कृतिक है और ऐतिहासिक भी है। चारू चंद्रलेखा है, पुनर्नवा है, अनामदास का पोथा, जिसमें सामाजिक समस्या, मैंने कहा था कि साहित्य भी है इसमें। तो सूर साहित्य पर लिखा उन्होंने, प्राचीन भारत में कला विनोद पर लिखा,
साहित्यकार पर लिखा, कबीर पर। नाथ संप्रदाय, जो धर्म और संप्रदाय जो विषय उन्होंने लिया था, तो ये नाथ संप्रदाय में लिया है उन्होंने। आधुनिक हिंदी साहित्य पर विचार में जो साहित्य मैंने कहा था कि विषय जो है, तो साहित्य पर लिखा, ये साहित्य का मर्म लिखा। मेघदूत एक पुरानी कहानी, साहित्यकार कालिदास की जो रचना है, जो साहित्य है मेघदूतम नाम से, उस पर आपने आलोचना लिखी है। ललित मीमांसा की है, साहित्य सहचर लिखा। कालिदास के साहित्य में जो लिखा गया है उस लालित्य योजना का वर्णन किया गया है। ऐसे ही फिर हम देखते हैं कि जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं साहित्य, पृथ्वीराज रासो जो आदिकाल में लिखा गया था, संदेश रासक जो लिखा गया था, उस पर भी यहाँ हम देखते हैं कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने अपने साहित्य का विषय उन्होंने बनाया है। केवल निबंधों का ही विषय नहीं, बल्कि अपने उपन्यासों का, अपनी आलोचना का, इतिहास का और निबंधों का, इन सभी में ये जो भारतीय समाज, संस्कृति, इतिहास, ज्योतिष, साहित्य, विविध धर्म और संप्रदाय का विवेचन हम इसमें हमें देखने को मिलता है। अब हम निबंधों की ओर बढ़ते हैं। वर्गीकरण की दृष्टि से आपके निबंध को हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, एक विचारात्मक और दूसरा आलोचनात्मक। एक विचारात्मक निबंध है। अब विचारात्मक निबंधों को दो भागों में यहाँ हम बांट सकते हैं, दार्शनिक तत्वों की प्रधानता वाले निबंध, दूसरा सामाजिक जीवन संबंधी निबंध। अब विचारात्मक निबंधों का संबंध क्या है? बुद्धि से है, जहाँ विचार करने के लिए वो निबंध हमें प्रवृत्त करता है, जहाँ पर भाव या कल्पना का ज़्यादा प्रभाव या प्रबलता नहीं होती है, जहाँ विचार और बुद्धि की प्रधानता होती है, तो उसे हम विचारात्मक निबंध के अंतर्गत रखते हैं। तो उसमें दार्शनिक तत्वों को जो प्रधानता देने वाले हैं, ऐसा उन्होंने निबंध लिया है। तो वहीं दूसरी ओर सामाजिक जीवन को अभिव्यक्त करने वाले निबंध को भी आपने यहाँ पर लिखा, जैसे कि कुटज है। अभी हमने देखा था कि साहित्य का जो परिचय हम देख रहे हैं, कुटज जैसा निबंध है। अशोक के फूल नामक जो निबंध है, सामाजिक समस्या है, दर्शन भी है उसके अंतर्गत, तो ये विचारात्मक भी निबंधों के अंतर्गत ये आते हैं। तो इसी प्रकार से उनका दूसरा जो है आलोचनात्मक निबंध होता है। आलोचना में जहाँ समीक्षा होती है, गुण दोषों का भी विवेचन होता है, जहाँ गंभीरता से जिसकी चर्चा, उसका विचार विमर्श किया जाता है, तो उसे हम आलोचना के अंतर्गत उसे रख सकते हैं। साहित्य के विभिन्न अंगों का शास्त्रीय दृष्टि से विवेचन करने वाले निबंधों को हम इसके अंतर्गत एक और रखते हैं। तो दूसरा साहित्यकारों की कृतियों पर आलोचनात्मक दृष्टि से विचार करने वाले निबंध भी इसके अंतर्गत रखे जाते हैं। तो साहित्य के विभिन्न अंगों का शास्त्रीय दृष्टि से विवेचन करने वाले निबंध भी आपने लिखे हैं। उनके निबंधों में ये आलोचनात्मक निबंध हमें दिखाई देते हैं। तो वहीं साहित्यकारों की कृतियों पर, बहुत सारे साहित्यकार जिनकी लोकप्रिय रचना है, उनकी कृतियों पर आपने आलोचनाएं लिखी है, जैसे कि कबीर को लिखा है, सूर को लिखा है, कालिदास को लिखा है। तो ये उनकी कृतियों पर आलोचनात्मक दृष्टि डालने वाले निबंध है, आलोचना हमें दिखाई देती है, ये उनके विषय हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। ठीक है, निबंधों की उनकी भाषा क्या है अब हम देखते हैं। अब तक तो हमने उनके साहित्य के जो विषय, उन विषयों का अध्ययन किया। अब उनके निबंधों की, हम खासकर निबंधों की भाषा को लेकर चल रहे हैं, क्योंकि हमारा संबंध निबंध से, पाठ्यक्रम में निबंध रखा गया है, इसलिए हम खासकर निबंधों को लेकर हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं। तो उनके निबंधों की भाषा कैसी है? तो उनके निबंधों की भाषा हम देखते हैं कि परिमार्जित खड़ी बोली है। खड़ी बोली का मतलब क्या है? जिसे हम आमतौर पर बात करते हैं, पहले हिंदुस्तानी हिंदी हुआ करती थी, या जिसमें उर्दू मिश्रित हिंदी या संस्कृत मिश्रित हिंदी हुआ करती थी, लेकिन ये खड़ी बोली हिंदी है। सामान्य बोलचाल की जो हिंदी होती है, खड़ी बोली हिंदी, उस खड़ी बोली हिंदी का जो परिमार्जित रूप उन्होंने बनाया है, जिसमें उर्दू के भी शब्द आ जाते हैं, जिसमें हिंदी तो आती ही है, जिसमें अन्य भी शब्द, इसके अंग्रेजी के भी शब्द आ जाते हैं,
तो ऐसे ऐसे इसका जो है, ऐसे खड़ी बोली का प्रयोग जो है यहाँ उनके निबंधों में देखने को मिलता है। यहाँ इसके हम दो रूपों में इसको विभाजित करते हैं। एक है व्यावहारिक भाषा। आपके आम जो निबंध है, सामान्य तौर पर जो निबंध है, उसमें व्यावहारिक की जो भाषा बड़ी प्रांजल रूप में व्यावहारिक भाषा का प्रयोग जो है इसके अंतर्गत किया गया है। ऐसे हिंदी निबंधों में फिर अंग्रेजी और साथ ही उर्दू शब्दों का प्रयोग स्वाभाविक है कि आ जाएगा और आ गया है उसमें। दूसरा, संस्कृत निष्ठ शास्त्रीय भाषा का भी आपके साहित्य में प्रयोग हुआ है। आपके उपन्यासों में एवं सैद्धांतिक आलोचना में संस्कृत निष्ठ शास्त्रीय भाषा भी हमें दिखाई देती है। कुछ ऐसे उपन्यास है जैसे कि बाणभट्ट की आत्मकथा को लीजिए या सैद्धांतिक आलोचना को लीजिए, आप कबीर को लीजिए या और दूसरा कोई लीजिए, तो यहाँ पर जो है संस्कृत निष्ठ शास्त्रीय भाषा का भी प्रयोग हमें साथ में देखने को मिलता है। आगे हम देखते हैं उनके निबंधों की शैली क्या है। कौन सी निबंधों की शैली हो सकती है? निबंधों की शैली यानी क्या? स्टाइल, लिखने की स्टाइल क्या है, लिखने की शैली क्या है निबंधों की? तो चार प्रकार की शैलियां मानी जाती है। गवेषणात्मक शैली, ढूंढने वाली जो शैली होती है, वर्णन करने वाली अर्थात की वर्णनात्मक शैली, व्यंग्य जिस निबंधों में होता है वो व्यंग्यात्मक शैली, व्यास जहां पर व्याख्या की जाती है और उसके बाद में उसका सारांश प्रस्तुत किया जाता है। तो ऐसे चार प्रकार उनके निबंधों के जो चार शैलियां जो है, चारों भी शैलियों का प्रयोग उनके निबंधों में हमें देखने को मिलता है। गवेषणात्मक शैली आपकी विचारात्मक तथा आलोचनात्मक निबंध इस शैली में लिखे गए हैं। इस शैली की भाषा संस्कृत प्रधान और अधिक प्रांजल है। वाक्य कुछ बड़े बड़े से हो गए हैं इसमें। दूसरा है वर्णनात्मक शैली। आपकी वर्णनात्मक शैली अत्यंत स्वाभाविक एवं रोचक है। इस शैली में हिंदी के शब्दों की प्रधानता है, साथ ही संस्कृत के तत्सम और उर्दू के प्रचलित शब्दों का भी प्रयोग इसके अंतर्गत हुआ है। यहाँ पर भी वाक्य अपेक्षाकृत बड़े यहाँ पर हमें दिखाई देते हैं वो, क्योंकि वहाँ वर्णन होता है। तीसरा है व्यंग्यात्मक शैली। आपके निबंधों में व्यंग्यात्मक शैली का बड़ा ही सुंदर प्रयोग किया गया है। इस शैली में सामान्य हिंदी के साथ उर्दू, फारसी, अंग्रेजी आदि शब्दों का प्रयोग मिलता है। जैसे कि नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध। यहाँ खासकर मैं इसी निबंध का उल्लेख क्यों कर रहा हूं, क्योंकि नाखून क्यों बढ़ते हैं यह निबंध आपके पाठ्यक्रम में रखा गया है और यह निबंध जो है व्यंग्यात्मक शैली में लिखा गया है। जहां हास्य व्यंग्यात्मक शैली में यह निबंध लिखा गया, जो ललित निबंध है, छोटा निबंध है, उस छोटे से निबंध को हल्के फुल्के हास्य व्यंग्य की शैली में, स्टाइल में जो है लिखा गया है। बड़े ही सुंदर और रोचक ढंग से इस नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध को लिखा गया है। वैसे वो एक अलग समस्या को लेकर चलती। जब हम नाखून क्यों बढ़ते हैं इस निबंध पर अध्ययन करेंगे, चर्चा करेंगे, तो उस पर हम विस्तार से जो है समझाएंगे उसे। चौथा है व्यास शैली। इस शैली में विषय की अभिव्यक्ति व्याख्यात्मक ढंग से की जाती है। डेफिनेशन जिस प्रकार से होता है, परिभाषा जिस प्रकार से होती है, तो व्याख्यात्मक ढंग से की जाती है इसकी अभिव्यक्ति, और अंत में उसका क्या किया जाता है? सारांश दिया जाता है। पहले व्याख्या की जाती है और उस व्याख्या के नीचे सारांश होता है। एक बड़ा सा परिच्छेद होगा व्याख्या का और उसके बाद फिर दूसरा छोटा परिच्छेद होगा सारांश का, जो पहले बड़े परिच्छेद का वो सारांश होगा। तो इस सारांश के जरिए वो आसानी से समझ में आ जाता है। व्याख्यात्मक, यहाँ व्याख्यात्मक जो ढंग से समझाया जा रहा है उसमें उदाहरण हो सकते हैं, थोड़ा सा कठिन हो सकता है, संस्कृत के शब्द हो सकते हैं, लेकिन जब हम सारांश पढ़ते हैं तो उनकी व्याख्या हमें अपने आप समझ में आ जाती है। तो इस प्रकार से हम उनके शैली के अंतर्गत चारों शैलियां देखते हैं और चारों शैलियों का प्रयोग उनके निबंधों के अंतर्गत देखते हैं। उसी में से एक शैली है व्यंग्यात्मक शैली, और इसी व्यंग्यात्मक शैली में लिखा गया निबंध नाखून क्यों बढ़ते हैं, इस निबंध का अध्ययन हमें आने वाले समय में करना है। धन्यवाद छात्रों, आपने यह आज का पाठ बड़े गौर से सुना
मुझे लगता है आपको आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जो मैंने परिचय दिया है आपको समझ में आया होगा, आपके लिए काफ़ी होगा, क्योंकि कोई भी रचना पढ़ाने से पहले उस लेखक का परिचय भी देखना आवश्यक होता है। यह हमने उनका जितना हो सके उतना संक्षिप्त रूप में परिचय देने का प्रयास किया है। पुनः आपको धन्यवाद देता हूँ और जल्द ही